हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, पिछला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी। आज हम आपका नया टॉपिक, नया चैप्टर लेते हैं, क्लास 12th, and we are studying here compulsory English, a walk through the fire। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। 9वें चैप्टर में लेखक एडी स्मिथ, जो भारत में अपनी यात्रा का वृत्तांत बताते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर, ये अनुभव, ए वॉक थ्रू द फायर, आग से होकर चलना, आग से होकर गुजरना, आग से होकर के भ्रमण, इस चैप्टर में लेखक एडी स्मिथ बताते हैं कि ये चैप्टर, ये वृत्तांत, ये कहानी बीबीसी लंदन के द्वारा भी ब्रॉडकास्ट किया गया था। बीबीसी लंदन के द्वारा भी इसको प्रसारित किया गया था। बीबीसी लंदन का मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। इस चैप्टर में लेखक एडी स्मिथ बताते हैं कि किस प्रकार से वह एक दिन अपने घर पर बैठ कर के पुराने संदूक में से कुछ तलाश कर रहा था, तो अचानक उसे वहाँ एक ट्राउज़र मिलता है, एक स्लैक्स, एक पाजामा मिलता है। तो वो पाजामा वो देखता है कि ये एक आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा प्रोवाइड किया गया ट्राउज़र था। स्पेशली जो किट थी, वो पाजामा नीचे से जला हुआ था। ये कैसे जला, इस यात्रा का वृत्तांत यहाँ लेखक बताता है। लेखक कहते हैं कि मेरी ड्यूटी इंडियन आर्मी में थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश भारतीय सेवा, जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था उस समय। लेखक बताते हैं कि मैं एक दिन हैदराबाद, सिकंदराबाद में मेरी ड्यूटी थी। मैं सिकंदराबाद में एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद लौट रहा था। शाम का समय था, मैं ट्रक चला रहा था। लगभग 8 बजे होंगे शाम के, मतलब रात हो गई थी। तो लेखक कहता है कि मैंने देखा ट्रक की जो हेडलाइट्स थी, बत्तियां थी, उनके उजाले में देखा कि कोई चीज़ पड़ी हुई थी। लेखक वापस ट्रक लेता है, उस चीज़ को देखता है। वो चीज़ कुछ भी नहीं होती है। होता क्या है, जो ही वो देखता है, ट्रक की हेडलाइट्स में जो कुछ नज़र आता है, वो देखता है कि 2-3 आदमी एक आदमी को पीट रहे थे, मार रहे थे, लात घूंसे बरसा रहे थे। ट्रक की लाइट्स को देख कर के वो भाग गए। लेखक नीचे उतरता है, उसके पास जाता है, उससे वो बात करता है। लेकिन लेखक को लगता है कि वो अंग्रेज है, अंग्रेज जानता है, यदि ये हिंदुस्तानी है, वृद्ध व्यक्ति है, ये अंग्रेज जानता नहीं होगा। लेखक सोचता है कि इसको कितना घाव लगा होगा, पता नहीं कितनी बुरी तरह से पीटा है, इसके ब्लड निकला हुआ, खून निकल रहे हैं। यदि लेखक अपने इस कैंप में जाए, आर्मी के कैंप में जाए और वहाँ से सहायता लेके आए, तो पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। लेखक ने अपनी जेब से रूमाल निकाला और उसका ब्लड साफ किया था। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ था, उस भारतीय व्यक्ति ने
जो धोती पहने हुए था एक ग्रामीण भारतीय जैसा लग रहा था। उस व्यक्ति ने लेखक को परफेक्ट इंग्लिश में धन्यवाद दिया था। लेखक ने पूछा था तो बताया था कि उसको जो पीट रहे थे वो दो एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन का मतलब आंग्ल भारतीय। प्यारे बच्चों, एंग्लो इंडियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके माँ और पिता एक अंग्रेज हो और एक भारतीय हो, एक इंडिया का और एक इंग्लैंड का। उनसे प्राप्त संतान क्या कहलाती है? एंग्लो इंडियन। लेखक ने पूछा था कि तुमको वो क्यों पीट रहे थे, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने वो जवाब दरकिनार कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया था। लेखक उस व्यक्ति को बताता है कि भाई आप कितने घायल हो गए हो, आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाना चाहते हो? तो व्यक्ति लेखक से कहता है कि मुझे फलां जगह जाना है, और लेखक उसको अपने ट्रक में लिफ्ट देता है। आर्मी के ट्रक में उसको बिठा करके लाता है। जब वो उतरता है तो व्यक्ति उसको परफेक्ट इंग्लिश में फिर धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस रूमाल को अवश्य लौटा दूंगा। वो चला जाता है, लेकिन लेखक को आश्चर्य होता है कि ये तो मुझे जानता भी नहीं है कि ये मुझे रूमाल कैसे लौटाएगा, और मैं इतने बड़े सैनिक शिविर में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये तो जानता भी नहीं है, ये रूमाल को कैसे लौटाएगा। चलो ये बात समाप्त हो गई। कुछ दिन बाद लेखक का ट्रांसफ़र हो जाता है दिल्ली हेडक्वार्टर हैदराबाद से। लेखक देखता है कि उसी दिन कनाडा से डिब्बाबंद बियर की बोतल आई थी। लेखक सेलिब्रेट करता है अपने साथियों के साथ। अगले दिन उसको दिल्ली जाना था हेडक्वार्टर पर। उसी रात को क्या हुआ था, उस सैनिक शिविर में एक आयोजन हुआ था। कुछ भारतीय कलाकारों का दल आया था। उस कलाकारों के दल का मुखिया था प्रोफेसर राव। लेखक कहते हैं हम भी वहाँ यूं ही चले गए थे। हमने देखा प्रोफेसर राव कोई ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति नहीं था। उसने हम लोगों में से 12 लोग बुलवाए थे और एक लोहे की रॉड मंगवाई थी आर्मी के, सेना के स्टोर से, भंडार से। उसने 6-6 व्यक्ति दोनों तरफ लगा दिए थे और जो लोहे की रॉड थी वो उसकी गर्दन पर यहाँ लगा दी थी, और उस 6-6 व्यक्तियों से 12 व्यक्तियों से कहा था कि इस लोहे की रॉड को तुम गर्दन के चारों ओर गर्दन पर मोड़ो। लेखक को आश्चर्य होता है कि उन व्यक्तियों ने उसकी गर्दन पर उस लोहे की रॉड को यू आकृति में मोड़ दिया था और प्रोफेसर राव को कुछ नहीं हुआ था। ऐसे कई स्टंट, ऐसे कई कर्तव्य, परफॉर्मेंस प्रोफेसर राव ने की थी। लेकिन लेखक कहता है कि लास्ट की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी खतरनाक थी, और इसीलिए सेना के शिविर का जो मुख्य अधिकारी था उसने प्रोफेसर राव से साइन करवा लिए थे, हस्ताक्षर करवा लिए थे कि यदि उनको कुछ होता है प्रोफेसर राव को इस कर्तव्य को करते समय, तो सेना उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी उसकी कोई जिम्मेदार नहीं होगी। उसने साइन किए थे। हुआ क्या था, प्रोफेसर राव जमीन पर लेट गया था। एक सेना का ट्रक मंगवाया गया था और उस सेना के ट्रक में बहुत सारे सैनिक भर दिए गए थे, और वो सेना का ट्रक प्रोफेसर राव के सीने के ऊपर होके निकाला गया था। बड़े आश्चर्य की बात थी, लेकिन प्रोफेसर राव को कुछ भी नहीं हुआ था। लेखक कहता है कि मैं देख रहा था एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, खाई खोद रहा था, और उस खाई में सेना की रसोई से, कैंप की रसोई से कुछ कोयले लाए गए थे, और उस खाई में, उस गड्ढे में कोयले भर दिए गए थे। और एक वृद्ध व्यक्ति था, भारतीय वृद्ध व्यक्ति, वो नंगे पैर उस
कोयले यानी आग की खाई के ऊपर होकर के चला था, नंगे पैर चला था, उसको कुछ नहीं हुआ था। उसने अपने पैर दिखाए भी थे कि कोई भी छालों के निशान वह नहीं थे, लेकिन बच्चों ऐसा ही नहीं था। लेखक कहता है कि अगले बार प्रोफेसर राव ने घोषणा की थी कि हमारा जो फायर वॉकर है, आग पर चलने वाला है, वो दर्शकों में से भी एक व्यक्ति को ले जाएगा, और वो ले गया था। लेकिन लेखक कहता है कि आग पर चलने वाला मेरे पास आया और उसने मेरी जेब में रूमाल डाल दिया। मैंने उसको पहचान लिया, तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने सहायता की थी। तो मैंने कहा था, मतलब लेखक ने कहा था कि मैं आग की खाई के पार चलूंगा आपके साथ। लेखक को वो सहायता करता है कि तुम्हें अपने इंग्लैंड के हरे खेतों, हरे मैदानों पर कंसंट्रेट करना है, आग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। लेखक ऐसा ही करता है और फायर वॉकर के साथ साथ लेखक आग की खाई के पार जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक बताता है कि वो जो ट्राउजर्स पाजामा था वो उसी से जल गया था, लेकिन उसके पैरों को कुछ नहीं हुआ था। ये उस घटना का विवरण देता है। अगली बार लेखक उसको ढूंढता भी है, लेकिन वो मिलता नहीं है फायर वॉकर, कि ये सब कैसे हुआ, क्या शक्ति थी, क्या जादू था, क्या कारण था। प्यारे बच्चों, आज भी भारत में ऐसे बहुत से कलाकार हैं। बीकानेर में एक समुदाय है जो प्रतिवर्ष ऐसा ही खेल करता है। वो प्रतिवर्ष आग के पार होकर के निकलते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता है। आज भी मैं उस समुदाय का नाम भूल रहा हूँ जो आग पर होकर के चलते हैं। चलिए किताब उठाते हैं, आप अपनी बुक उठाइए, मैं उठाता हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। चैप्टर का नाम है ए वॉक थ्रू द फायर। ए वॉक मान एक भ्रमण, थ्रू द फायर मान आग से होकर के, या आग के पार एक भ्रमण। ओके। द अदर इवनिंग, एक शाम या किसी शाम, आई वॉज सॉर्टिंग आउट में छटनी कर रहा था, छांट रहा था। द कंटेंट्स माने सामान, ऑफ ए ट्रंक माने एक संदूक का, इन द लॉफ्ट माने टांड पर रखा हुआ था। टांड जानते हो, अड्डी कहते हैं हमारे क्षेत्रों में, टांड। व्हेन आई केम अक्रॉस, जब मुझे मिला। प्यारे बच्चों, कम अक्रॉस माने होता है अचानक मिलना, फ्रेजल वर्ब है। जब मुझे मिला एन ओल्ड पेयर, एक पुराना पेयर माने जोड़ा, ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, खाकी माने खाकी का, ड्रिल माने अभ्यास करने का, स्लैक्स माने पाजामा। ए सॉवनियर, एक स्मृति चिन्ह था, ऑफ माई आर्मी डेज, मेरे सेना के दिनों की, इन इंडिया, भारत में। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि मैं एक दिन टांड पर संदूक रखा हुआ था, मैं उसमें से कुछ सामान की छटनी कर रहा था। तो फिर मैंने अचानक से क्या मिला, मुझे एक अभ्यास करने का पाजामा मिला था, स्लैक्स मिला था, जो मेरे भारत में सेना के दिनों की एक स्मृति चिन्ह था। नथिंग अनयूजुअल, कोई भी चीज़ असामान्य नहीं थी इन दैट, उसमें असामान्य नहीं थी, मतलब सामान्य था सब कुछ। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, बट दिस वॉज ए रादर स्पेशल पेयर, लेकिन दिस वॉज यह था, रादर माने बिल्कुल, स्पेशल पेयर माने विशिष्ट जोड़ा, ऑफ आर्मी माने सेना का, इश्यू माने जो जारी किया जाता है, ट्रॉपिकल किट माने उष्ण कटिबंधीय, किट माने सामान, केयरफुल्ली प्रिजर्व, जिसे सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया था, बचा कर रखा गया था, एंड स्टिल, और अभी भी, इन फाइन शेप, ये स्लैक, ये पाजामा अच्छी आकृति में है, आफ्टर 20 ईयर्स माने 20 वर्षों के बाद भी,
एक्सेप्ट माने के शिवाय दैट द बॉटम्स ऑफ द लेग्स कि इसकी टांगों का निचला हिस्सा वर बैडली बर्न माने बुरी तरीके से जल गया था। ऑलमोस्ट लगभग एज दो जैसे कि समवन हैड डिलिबरेटली किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके हेल्ड माने पकड़ लिया था, देम उनको ए लॉफ्ट माने ठीक ऊपर, ए लॉफ्ट ओवर ए फायर आग के थोड़ा सा ऊपर। इनफैक्ट वास्तव में दैट वाज नियर एनफ वो पर्याप्त निकट था। वॉट हैड हैपन टू देम इस पाजामा के स्लैक्स के निचले हिस्सों के साथ क्या घटना घटित हुई थी, ये घटना का विवरण यहाँ से आगे है। लेखक बताते हैं कि उस पाजामा में वैसे तो कोई सामान्य बात थी, कोई असामान्य बात नहीं थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक स्मृति चिन्ह था। इस पाजामा का निचला हिस्सा था वो कैसा था, जला हुआ था। ऐसे जला हुआ था जैसे कि किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके इसे आग के ऊपर पकड़ लिया हो। इस पाजामा के साथ क्या घटना घटित हुई या ये पाजामा कैसे जल गया, यहां से आगे लेखक बताते हैं। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, यह 1947 का शुरुआती हिस्सा था। इट वॉज यह था, अर्ली पार्ट माने एक शुरुआती हिस्सा या शुरुआती भाग, शुरुआती समय ऑफ 1947, 1947 की शुरुआत जनवरी फरवरी के आसपास का समय था, मार्च के आसपास का समय था, क्योंकि अगस्त में तो भारत आज़ाद हो ही गया था। व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ, जब मैंने अपने आप को पाया, स्टेशन माने ठहरा हुआ, एट ए सेपर कैंप माने एक सैनिक शिविर में, एट ए स्मॉल प्लेस एक छोटे से जगह पर, कॉल्ड बेगमपेट जिसे बेगमपेट कहते हैं, इन हैदराबाद स्टेट माने हैदराबाद प्रांत में, हैदराबाद राज्य में। हैदराबाद राज्य में छोटी सी जगह बेगमपेट में मैं अपने आप को ठहरा हुआ पाया था या मैं रह रहा था। कहाँ? एक सेपर कैंप में। सेपर कैंप किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसा कैंप, एक ऐसा शिविर जिसमें इंजीनियर्स होते हैं और वो विशेषकर पुल बनाने का काम करते हैं सेना के लिए, जिससे कि सेना आसानी से नदियों को, नालों को पार कर सके। एंड वन इवनिंग, और एक शाम को, आई वॉज ड्राइविंग बैक, मैं वापस जा रहा था, टू द कैंप माने शिविर में, आफ्टर ए विजिट माने भ्रमण करने के बाद, टू द नियर बाई टाउन निकट के कस्बे में, ऑफ सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जो निकट का कस्बा है उसमें भ्रमण करने के बाद मैं वापस जा रहा था। वेयर, जहाँ, जहाँ कहाँ? सिकंदराबाद में। आई हैड, मैंने प्राप्त किया था, रखा था, डिलाइटफुल मील, एक आनंददायक भोजन, एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट, एक चीनी जलपान गृह में। आई वॉज एट पीस, मैं बिल्कुल शांति में था, विद द वर्ल्ड, संसार के साथ, मुझे कोई परेशानी थी, बिल्कुल मैं शांति में था। प्यारे बच्चों, लेखक बताते हैं कि मैं सिकंदराबाद में भोजन किया था मैंने, और मैं वापस बेगमपेट जो हैदराबाद स्टेट राज्य में पड़ता है, सिकंदराबाद भी वहीं है। प्यारे बच्चों, दोनों शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद विकास करते करते आपस में मिल गए हैं। आज की कंडीशन की बता रहा हूँ मैं। जैसे गुरुग्राम और दिल्ली, ये दोनों मिल गए हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, ये मिल चुके हैं, इनमें कुछ अंतर नहीं कर सकते आप। मैं बिल्कुल शांति में था क्योंकि मैंने स्वादिष्ट और शानदार भोजन एक चाइनीज रेस्टोरेंट में लिया था, प्राप्त किया था। आई हैड रीच्ड, पैरा चेंज कीजिए, बड़ा पैरा है। आई हैड रीच्ड, में पहुंच गया था, ए पॉइंट, एक बिंदु पर, एक स्थान पर, वेयर, जहां, द रोड, सड़क, सच एज इट वाज, जैसी ये थी, डिवाइडेड, ये बटी हुई थी, एंड एज आई वाज स्विमिंग, और जो ही मैं स्विंगिंग माने लहरा कर घूम रहा था, इनटू द लेफ्ट हैंड फॉर्क माने
बाईं हाथ की, फॉर्क माने मोड़ की तरफ सड़क की ओर, टुवार्ड्स द कैंप माने शिविर की ओर। ज्यों ही मैं बाएं हाथ की तरफ, अपने बाएं हाथ की जो मोड़ था, सड़क थी जिधर मेरा कैंप था, मैं यूं मुड़ रहा था। टुवार्ड्स द कैंप, शिविर की ओर, आई कॉट ए ग्लिम्स, मैंने एक झलक देखी, ऑफ समथिंग माने किसी चीज की, इन द हेडलाइट्स माने, हेडलाइट माने ट्रक की बत्तियों में, ओवर ऑन द राइट हैंड, फॉर्क माने दाएं हाथ की मोड़ी जाने वाली सड़क पर। फॉर्क माने मोड़, फॉर्क मीन्स कांटा, जिस प्रकार कांटा होता है, आपने देखा हो तो इस प्रकार का होता है कांटा, लगभग मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार कांटा होता है। ये था, इस तरीके से था। ओके डियर्स, तो लेखक यूं जा रहा था और यूं मुड़ा था लेखक एकदम से, तो उसने सामने, जो ही वो मुड़ा था तो सामने दाहिने हाथ की तरफ उसने क्या देखा था, एक किसी वस्तु की झलक देखी थी। कब देखी थी? जो ही वो बाएं हाथ की तरफ अपनी शिविर वाली सड़क पर मुड़ रहा था तो उसने एक झलक देखी थी। दिस वॉज, यह था, ए लिटिल मोर देन ए कार ट्रैक। दिस वॉज, यह था, मोर माने ज्यादा, देन ए कार्ट ट्रैक माने एक कार्ट माने गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी के ट्रैक माने रास्ते से, बैलगाड़ी के रास्ते से थोड़ा सा बड़ा रास्ता ये था। विच लैड, जो रास्ता जाता था, टू ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव की ओर, कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जिस गांव का नाम क्या था? फिरोजगुड़ा था। आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया, द ट्रक माने ट्रक को, एंड रिवर्स्ड इट बैक, और इसे वापस लिया, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, अंटिल, जब तक कि नहीं, द हेडलाइट्स माने बत्तियों ने, ट्रक की लाइट्स ने, शोन माने चमकाया, दिखाया, एक्रॉस, टू वेयर, उस जगह को, समथिंग एड फर्स्ट अट्रैक्टेड, जहां किसी चीज ने पहली बार, अट्रैक्टेड माने आकर्षित किया था, माई अटेंशन, मेरे ध्यान को, एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम, और मैंने जल्दी ही, टू सी माने देखा, सैडोई फिगर्स, कुछ छायादार आकृतियां, डिसअपियरिंग माने गायब हो रही थीं, लाइक मैड माने पागल व्यक्तियों की तरह, पागलों की तरह, एक्रॉस द रफ ग्राउंड माने खुरदुरी जमीन के पार। लेखक कहता है, जो ही मैंने ट्रक मोड़ा था तो सामने जो सड़क थी जो फिरोजगुड़ा की तरफ जाती थी, मैंने देखा कि वहां कोई चीज पड़ी हुई थी। मैंने ट्रक वापस लिया, इतना ट्रक वापस लिया था कि सामने जो ट्रक की बत्तियों में, उजाले में मुझे पता चल जाए कि वो क्या था। लेकिन मैंने जो ही ट्रक वापस लिया और बत्तियों ने उस जगह को देखा, तो मैंने देखा कुछ छायादार आकृतियां थीं, वो गायब हो रही थी, वो भाग रही थीं। हुएवर देवर, वो लोग जो भी थे, देवर ऑब्वियसली, वो स्पष्ट रूप से, इंटेंट, इरादा रखते थे, ऑन पुटिंग, रखने का, एज मच डिस्टेंस, इतनी दूरी, बिटवीन देमसेल्फ, उनके बीच में, एंड मी, और मेरे बीच में, एज दे कुड, जितनी वो रख सकते थे, इन द शॉर्टेस्ट टाइम माने कम से कम समय में। मतलब लेखक और अपने बीच में वो कम से कम समय में जितनी दूरी रख सके उतनी दूर रख सकते थे, मतलब वो भाग रहे थे लेखक से दूर। सो आई लेट देम गेट ऑन विद इट, इसलिए मैंने उनको जाने दिया, बिकॉज, क्योंकि, आई कुड नाउ सी, अब मैं देख सकता था, वॉट अपीयर्ड, जो कुछ प्रकट हुआ था, एट फर्स्ट साइट माने पहली बार देखने पर, टू बी ए बंडल, कि वह एक गठरी पड़ी हुई थी, और वाइट क्लॉथिंग, सफ़ेद कपड़ों की, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। लेखक कहता है मैंने उन छायादार आकृतियों को भागने दिया, जाने दिया, क्योंकि मेरा ध्यान किसने खींचा? जमीन पर कुछ सफ़ेद कपड़ों की गठरी पड़ी हुई थी।
बट लेकिन वॉच ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, निकट से निरीक्षण करने पर टर्न्ड आउट वो गठरी प्रतीत हुई लगी टू बी एन एल्डरली इंडियन, एक बुजुर्ग भारतीय। प्यारे बच्चों, वो कपड़ों की गठरी नहीं थी। लेखक कहता है कि मैंने जब नज़दीक से निकट से उसका इंस्पेक्शन किया था, निरीक्षण किया था, तो वो एक बुजुर्ग भारतीय था। ही वॉज लाइंग, वह पड़ा हुआ था, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत, एंड आई फियर्ड, और मैं डर गया, द वर्स्ट मान, सबसे बुरा होने की। बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था वो, तो मैं सबसे अधिक बुरा होने के बारे में डर गया। सबसे तो बुरा का मतलब हो सकता है वो मर गया हो, क्योंकि इंसान के साथ सबसे बुरा केवल वही होता है कि वो मर गया। तो लेखक कहता है कि मैं डर गया था कि कहीं ये मर नहीं गया हो। बट लेकिन एज आई नेल्ट डाउन, जो ही मैं नीचे झुका, एज जो ही आई मैं नेल्ट डाउन माने घुटनों के बल बैठा, झुका, बिसाइड हिम, उस व्यक्ति के बगल में, ही ओपन्ड, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने ओपन्ड, खोल ली, हिज आइज, अपनी आंखें। आंखें खोली तो इसका मतलब लेखक को पता चल गया मरा तो नहीं था। हिज फेस, उस बुजुर्ग भारतीय का चेहरा, वॉज कवर्ड माने ढका हुआ था, विद ब्लड माने रक्त से, खून से ढका हुआ था, खून से सना हुआ था, एंड इट वॉज ऑब्वियस, और यह स्पष्ट था। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट की समवन हैड बीन डूइंग, कोई व्यक्ति कर रहा था, ए प्रेटी थॉरो जॉब, एक बहुत ही अच्छा कार्य, और पुटिंग माने मारने का, द बूट माने ठोकर या जूते, इनटू हिम, उसमें कोई व्यक्ति उसमें जूते मारने का काम कर रहा था, ठोकर मार रहा था। अच्छा काम बता रहा लेखक इसको, जूते मारने का, ठोकर मारने का, बूट मारने का अच्छा काम कोई व्यक्ति कर रहा था, मतलब उसको ठोकरों से मार रहे थे। पैरा चेंज कीजिए। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में पहली बार नहीं। लेखक कहता है कई बार और पहले भी ऐसा हो चुका है। आई देन विस्ड, तब मैंने इच्छा की थी, दैट आई वॉज ए गुड सोल्जर, कि मैं एक अच्छा सैनिक था, हु ऑलवेज कैरीड, मैंने इच्छा की थी कि मैं एक अच्छा सैनिक बनूं जो हमेशा रखे, हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, अपने फील्ड माने मैदानी, ड्रेसिंग किट माने उपचार करने की सामग्री, इन द स्पेशली माने विशेष रूप से, प्रोवाइडेड माने प्रदान की गई, पॉकेट माने जेब में, ऑफिस स्लैक्स अपने पाजामे की, इंस्टीड माने के बजाय, ऑफ द यूजुअल टिन माने सामान्य डिब्बे की तरह, ऑफ सिगरेट्स माने सिगरेटों की। लेखक कहता है कि मैं पहली बार नहीं, मैंने कई बार पहले भी इच्छा की थी, काश मैं एक अच्छा सैनिक होता। अच्छा सैनिक क्या रखता है? अपने जो सैनिकों के पाजामा होता है उसमें कई जेब होती है, 5-7 जेब होती हैं। उन जेबों में क्या रखे? फील्ड ड्रेसिंग किट का मतलब है मैदान में जाएं, युद्ध के मैदान में जाएं, क्षेत्रों में जाएं, काम करने जाएं, तो कहीं जैसे चोट लग जाती है तो उस चोट को ठीक करने के लिए फील्ड ड्रेसिंग किट होती है। फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं जिसको, प्राथमिक उपचार की किट होती है, वो रखे। लेकिन मैंने कभी नहीं रखता था। मैं क्या रखता था? सिगरेट का डिब्बा रखता था, सिगरेट पीता था। नॉट बीइंग गुड सोल्जर, क्योंकि मैं अच्छा सैनिक नहीं था। नॉट बीइंग नहीं था, एक गुड सोल्जर एक अच्छा सैनिक, क्योंकि अच्छा सैनिक सिगरेट का डिब्बा नहीं रखता है, वो क्या रखता है? फील्ड ड्रेसिंग किट। लेकिन अब भी मेरे पास फील्ड ड्रेसिंग किट नहीं थी, जबकि उस ड्रेसिंग किट की अब बहुत आवश्यकता थी उस व्यक्ति के लिए जिसको पीटा गया था और जिसका चेहरा रक्त से सना हुआ था। आई हैड टू डू, मुझे करना पड़ा, द बेस्ट वन, सबसे अच्छा, आई कुड, जिसे मैं कर सकता था, विद ए लार्ज पॉकेट, बहुत बड़े पॉकेट मन, जेब के हैंडकरचीफ, रूमाल से। लेकिन जो मैं सबसे अच्छा कर सकता था वो सबसे अच्छा मुझे करना पड़ा मेरे बड़े से रूमाल के साथ। एंड व्हेन आई हैड मैनेज, और जब मैंने प्रबंध कर लिया था, टू क्लियर, साफ करने का, द ब्लड मन, रक्त को, फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से,
आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट ही वॉज इंडीड, कि वह वॉज था इंडीड वास्तव में, ए वेरी ओल्ड इंडियन, एक बहुत ही वृद्ध भारतीय, एंड आई वॉज बिगिनिंग, और मैं शुरू कर रहा था, टू गेट मोर देन लिटिल वरीड, टू गेट माने होना, मोर माने ज़्यादा, देन ए लिटिल वरीड माने थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी चिंता से मैं ज़्यादा चिंता करना शुरू कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो बुजुर्ग भारतीय था। एक युवा होता तो कम से कम पिटाई को सहन कर लेता, लेकिन बुजुर्ग भारतीय, रक्त से चेहरा सना हुआ है, तो ये इसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए लेखक बहुत चिंता करने लग गया था। ही हैड एविडेंटली टेकन, उस बुजुर्ग भारतीय ने एविडेंटली स्पष्ट रूप से अंततः, हैड टेकन ए सीवियर बीटिंग, हैव टेकन मान ली थी, प्राप्त की थी, ए सीवियर बीटिंग मान बहुत तेज पिटाई, उस बुजुर्ग भारतीय ने बहुत ही तेज पिटाई प्राप्त की थी, मतलब बहुत तेजी से उसको पीटा गया था। एंड आई डिडंट वांट, और मैं नहीं चाहता था, टू मूव हिम, उसे हिलाना, बिकॉज, क्योंकि, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वॉट इंटरनल इंजरीज, मैं उस बुजुर्ग भारतीय को हिलाना नहीं चाहता था, क्योंकि वॉट इंटरनल इंजरीज, कौन सी इंटरनल आंतरिक इंजरीज माने चोट, ही माइट हैव, वह रख सकता था। भाई मैं इसको हिलाऊं और कहीं अंदर से कोई चोट लगे, मस्तिष्क में, दिमाग को ऐसी चोटों को हिलाने से और दिक्कत आ जाए, इसलिए मैं हिलाना नहीं चाहता था। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, आई डिडंट फील, मैंने ये भी महसूस नहीं किया कि आई कुड लीव हिम, मैं उसको छोड़ सकूं, वेयर ही वाज, जहाँ वो था, वाइल आई ड्रॉप, जबकि मैं चला जाऊं, ऑन टू द कैंप माने शिविर में, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था, मैंने ये भी महसूस नहीं किया था कि मैं इस बुजुर्ग भारतीय को यहीं छोड़ दूं और मैं शिविर में सहायता के लिए चला जाऊं। इन फैक्ट, वास्तव में, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड, और, ऑन दैट, इसी बात पर ही स्टूड, खड़ा हो गया। पीछे बच्चों इंटरजेक्शन लगा हुआ, आश्चर्यजनक वो लगा हुआ है, विस्मादी बोधक चिन्ह लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि लेखक आश्चर्य में पड़ गया कि मैं सोच रहा था क्या करूं, क्या ना करूं, उसको हिलाऊं, नहीं हिलाऊं, पता नहीं कौन सा इसमें आंतरिक चोट लगी होगी, और पता नहीं इसके साथ क्या घटना घटित हुई है, मैं सहायता के लिए शिविर में जाऊं और पीछे से इसके साथ कुछ और भी हो। लेखक ऐसा सोच रहा था तो उसने देखा अचानक से वो वृद्ध आदमी खड़ा हो गया, क्वाइट सिंपली, बिल्कुल सामान्य तरीके से, लाइक दैट, उसी प्रकार से ही स्टूड, वह खड़ा होता था, जैसे वो खड़ा होता था ना उसी प्रकार से खड़ा हो गया। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग, मैं वाज लेफ्ट रह गया था, स्क्वेटिंग मन उकड़ू बैठा हुआ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर ही, एंड वाइल, और जब, आई वॉज हेस्टिली ट्राइंग, मैं जल्दी से कोशिश कर रहा था, टू मस्टर, जुटाने की, माई स्केची, मेरी टूटी फूटी, नॉलेज मन ज्ञान, ऑफ उर्दू माने उर्दू का, टू आस्क हिम, उससे पूछने का, इफ ही वाज ऑलराइट, क्या वह ठीक था। भाई मैं, लेखक कहता है कि मैं टूटी फूटी उर्दू जानता था, क्योंकि ये भारतीय आदमी हिंदी जानता होगा, उर्दू जानता होगा, मैं भी थोड़ा सा उर्दू जानता था। मतलब लेखक कहता है तो मैं मेरी टूटी फूटी उर्दू भाषा को जुटा रहा था, इकट्ठा कर रहा था कि मैं उर्दू में इससे पूछ लूं कि हाँ भाई तू ठीक है या नहीं है, ऐसा। ही गेव मी, तो उस वृद्ध आदमी ने, गेव मी, मुझे दिया, माई सेकेंड सरप्राइज, मेरा दूसरा आश्चर्य, ऑफ द इवनिंग, उस शाम का, थैंकिंग मी, मुझे धन्यवाद देते हुए, इन परफेक्ट इंग्लिश, पूर्ण अंग्रेजी में, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, जो मेरे समय की रुकावट थी। समय की रुकावट थी क्योंकि वो, उसने, लेखक ने सोचा वो अंग्रेजी जानता नहीं है और वो हिंदी उर्दू नहीं जानता है, तो वो थोड़ा बहुत उर्दू भाषा को लेखक जुटाने की कोशिश कर रहा था कि उर्दू में इससे कुछ पूछूं। तो उसको दूसरा आश्चर्य हुआ था उस शाम को। दूसरा आश्चर्य कौन सा हुआ था
कि उस वृद्ध आदमी ने उस लेखक को, जो अंग्रेज था, उसको परफेक्ट इंग्लिश बोलते हुए धन्यवाद दिया। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न पूछ लूं, लेखक का उस शाम का पहला आश्चर्य क्या था? सेकंड सरप्राइज तो था, समझ में आ गया, स्पष्ट रूप से दिया गया है। सेकंड सरप्राइज तो ये था कि उस वृद्ध आदमी ने उसे परफेक्ट या पूर्ण इंग्लिश में धन्यवाद दिया। तो फर्स्ट सरप्राइज क्या था बच्चों? फर्स्ट सरप्राइज था कि जब लेखक सोच रहा था कि इसको कितना चोट लगा है, क्या हुआ है, मैं सहायता लेने के शिविर में जाऊं, क्या करूं क्या न करूं, उसी समय वो एकदम से अपने पैरों पर खड़ा होकर ऐसे खड़ा हो गया, नॉर्मल जैसे वो खड़ा होता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। Those were the words, वो शब्द थे। He used, जो शब्द उसने उपयोग में लाए थे। And you can imagine, तुम कल्पना कर सकते हो, how incongruous, कितने बेमेल या बेढंगे। बच्चों पृष्ठ चेंज कीजिए पूरा, जो शब्द पृष्ठ चेंज कीजिए आप सभी। ये पृष्ठ आपका कंप्लीट हो चुका है, अगले पृष्ठ पर आइए। जो शब्द उस वृद्ध आदमी ने उपयोग में लाए थे, वो शब्द कितने बेमेल, कितने बेढंगे प्रतीत हुए थे। दे साउंड, वो प्रतीत हुए, कमिंग, आते हुए, फ्रॉम ए रैग्ड, माने फटे कपड़े पहने हुए, बेयरफुट, नंगे पैरों वाले, इंडियन माने भारतीय से, हुज, जिसका, वर्ल्डली माने सांसारिक, पजेशंस माने स्वामित्व या वस्तु, सीम्ड, प्रतीत हुई, टू बी टाइड माने बंधी हुई, इन द यूजुअल, सामान्य, मिस्टीरियस माने रहस्यमयी, बंडल माने गठरी में, समवेयर, जो कहीं थी, इन हिज धोती, उसकी धोती में। उसकी धोती में एक गठरी बंधी हुई थी, जो लगा था कि उसकी सांसारिक गठरी, सांसारिक स्वामित्व यही था। आप सोच करके देख सकते हो प्यारे बच्चों कि एक व्यक्ति, बुजुर्ग भारतीय, धोती पहने हुए, फटी धोती और फटे कपड़े पहने हुए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति परफेक्ट इंग्लिश बोलता है तो बड़ा अजीब प्रतीत होता था। बच्चों आज इस युग में हम जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस युग में कोई भी व्यक्ति इंग्लिश या कोई भी भाषा को बोल देता है तो इतना आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये 1947 की बात है, जिस समय अंग्रेजी एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। सामान्य व्यक्तियों की पहुंच से बिल्कुल अंग्रेजी भाषा दूर थी। ये हाई प्रोफाइल इंग्लिश और एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे उनकी भाषा मानी जाती थी। जो लोग पहले इंग्लिश बोलते थे वो बहुत बड़े उच्च कुलीन वर्ग के लोग माने जाते थे, क्योंकि अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे। और अंग्रेज जब यहाँ आते थे और यहाँ कोई इंग्लिश बोलता था तो उसको एजुकेटेड व्यक्ति कहते थे, शिक्षित व्यक्ति कहते थे, कुलीन वर्ग का कहते थे। और जो हिंदी बोलता था उसको बेकार समझते थे, अनएजुकेटेड समझते थे। बट इन टूडेज वर्ल्ड इट इज़ नॉट थॉट सो, बिकॉज देयर इज नो मैटर if you know English or not. If you know something in Hindi, something in English, something in Urdu, something in Malayalam, knowledge is the same. Language does not matter. भाषा का कोई मतलब नहीं आज इस युग में। हालांकि English is now known as international language. It has always an impression ओवर पीपल, लोगों के ऊपर प्रभाव तो इसका होता ही है। ही देन, पैरा चेंज कीजिए, पृष्ठ चेंज तो हमने कर लिया, पैराग्राफ चेंज करना है। ही देन वेंट ऑन टू टेल मी, उसके बाद वह, वेंट ऑन टू टेल माने बताता रहा या उसने बताना जारी रखा, टू मी मुझे, दैट की, हिज एशेलेंट्स, उसके एशेलेंट्स माने हमलावर, हमला करने वाले, हमलावर, पीटने वाले उसके,
हैड बीन रहे थे 2 एंग्लो इंडियन यूथ्स, माने 2 आंग्ल भारतीय युवा। मैंने आपको बता दिया एंग्लो इंडियन यूथ का मतलब आंग्ल भारतीय युवा, ऐसे युवा जिनमें से जिनके माता पिता में से एक भारत का और एक अंग्रेज हो, वो आंग्ल भारतीय कहलाता है। तो उसको ये क्वेश्चन बनता है आपका कि उसको पीटने वाली, ये क्वेश्चन तो ये बनता है कि उसके लेखक का पहला आश्चर्य क्या था, दूसरा आश्चर्य क्या था। 2 प्रश्न बन गए। एक क्वेश्चन बनता है कि लेखक का ड्यूटी कहाँ था। लेखक का ड्यूटी बेगमपेट हैदराबाद स्टेट में था, शेपर कैंप में, यही बनता है। लेखक कहाँ से आ रहा था, सिकंदराबाद से एक चाइनीज रेस्टोरेंट में भोजन करके लौट रहा था। ये आपके प्रश्न बनते हैं यहाँ। लेखक को कौन मिला था, लेखक को एक बुजुर्ग भारतीय मिला था जिस पर एक क्या कहते हैं आंग्ल भारतीयों द्वारा जिस पर हमला किया गया था। और ये प्रश्न बनता है कि उस बुजुर्ग भारतीय पर हमला करने वाले कौन थे। 2 एंग्लो इंडियन यूथ्स वर द एसेलेंट्स ऑफ द एल्डरली ओल्ड मैन। उस बुजुर्ग वृद्ध भारतीय के जो हमलावर थे 2 आंग्ल भारतीय युवा थे। बट लेकिन ही हैड नॉट सफर्ड, वह पीड़ित नहीं हुआ था। टू ग्रेटली माने बहुत ज़्यादा, एट देयर हैंड्स उनके हाथों से, बिकॉज क्योंकि ही हैड नोन वह जान गया था, दैट आई वुड बी कमिंग की मैं आ रहा हूँगा, अलॉन्ग शॉर्टली मन जल्दी ही, एंड वुड स्टॉप और वो उनको रोक देगा, एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड इसलिए बुजुर्ग भारतीय ने ढक लिया था, हिज फेस अपना चेहरा, विद हिज हैंड्स अपने हाथों से, एंड प्रीटेंडेड और बहाना बना लिया, टू बी अनकॉन्शियस बेहोश होने का। प्यारे बच्चों उसको पीट रहे थे ना, तो वो कहता है बुजुर्ग भारतीय बता रहा लेखक को कि वो मुझे पीट रहे थे तो मुझे पता चल गया कि तुम आओगे मुझे बचाने, और मैंने अपने चेहरे पर हाथ यूं कर लिए थे, चेहरा हाथों से ढक लिया था, और मैंने बेहोश होने का बहाना बना लिया था, बेहोश होने का नाटक कर लिया था कि मैं बेहोश हो गया हूं। छोड़कर चले गए थे वो कि मर गया है, देखो बेहोश होने का बहाना बनाया था। व्हेन आई आस्क्ड हिम, लेखक कहता है कि जब मैंने उससे पूछा, व्हाई द 2 यूथ्स 2 युवाओं ने क्यों हैड बीटन हिम अब उसे पीटा था, ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन एसाइड, तो उसने ब्रश्ड माने दूर कर दिया, ए साइड माने एक तरफ, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्न को, मतलब मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया था। सो आई डिडंट प्रेस इसलिए मैंने दबाव नहीं दिया था, द पॉइंट इस बिंदु पर। आई देन आस्क्ड हिम तब मैंने उससे पूछा, हाउ ही हैड नोन उसे कैसे पता चला, दैट आई वुड कम कि मैं आऊँगा, टू हिज रेस्क्यू उसके बचाव के लिए। भाई लेखक ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे बचाव के लिए आऊँगा, बट लेकिन द ओनली रिप्लाई केवल जवाब आई गॉट मैंने प्राप्त किया टू दिस क्वेश्चन इस प्रश्न का वॉज था। जब मैंने पूछा था कि तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें बचाने आऊँगा, तो उस वृद्ध भारतीय ने क्या जवाब दिया, सम थिंग्स आर नोन टू ऑल, कुछ चीज़ें सभी के द्वारा जान ली जाती हैं साहेब, अदर्स जबकि कुछ चीज़ें टू ओनली ए फ्यू मन कुछ लोगों के द्वारा ही जानी जाती हैं, और वर्ड्स या शब्द टू दैट इफेक्ट उस प्रभाव के शब्द या कुछ चीज़ें कुछ लोगों के द्वारा ही जानी जाती हैं और कुछ चीज़ें सभी लोगों के द्वारा जानी जाती हैं। कितना दार्शनिक तरीके से उसने बात की थी, कितना साइकोलॉजिकल तरीके से उसने बात की थी कि कुछ चीज़ें तो सभी के द्वारा पता होता है कि सामान्य बात है मुझे पीट रहा है तो यार बचाने आएगा, हालांकि इस युग में कोई बचाने नहीं आता है बच्चों। युग परिवर्तन है, धीरे धीरे हम चीज़ों को देख रहे हैं। आज यदि किसी के साथ कोई घटना घटित भी होती है सड़क पर या कहीं भी, कोई बचाने नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति तालाब में कहीं डूब भी रहा हो तो कोई व्यक्ति उसको बचाएगा नहीं, अपना मोबाइल लेकर के उसको वीडियो में कैप्चर जरूर कर लेगा, देखो ये डूब रहा है, और उस वीडियो को भी FB, WhatsApp या YouTube पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन बचाता कोई नहीं है क्योंकि मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग आज भी हैं, लेकिन कमी आई है इस चीज़ में। कुछ लोग आज भी हैं जो मानवीय संवेदनाएं रखते हैं, लोगों के प्रति रखनी भी चाहिए क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी चीज़ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि
मैंने मतलब मेरे गुरु ने मतलब रामकृष्ण परमहंस ने और स्वामी विवेकानंद दोनों ने ही ईश्वर के दर्शन किए थे, साक्षात्कार ऐसा बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ईश्वर ऊपर आसमान में नहीं है, मानव सेवा में है, मानव सेवा कीजिए। चलिए आगे पॉइंट पर बात करते हैं। पैरा चेंज कीजिए। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू वर्क आउट ए टैक्टफुल वे, टू वर्क आउट निकालने का, ए टैक्टफुल वे एक चतुराईपूर्ण तरीका, ऑफ आस्किंग हिम उससे पूछने का, हाउ ही केम बाई कि उसने कैसे प्राप्त किया, कैसे सीखा, हिज एक्सीलेंट नॉलेज अपना श्रेष्ठ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का। मैं तरीका ढूंढ रहा था कि मैं इस वृद्ध भारतीय से, बुजुर्ग भारतीय से पूछूं कि तू अंग्रेजी इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे जानता है। बच्चों, कम बाई का मतलब प्राप्त करना, सीखना। कम माने तो आना होता है, बाई मन के द्वारा, लेकिन कम बाई फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब का मतलब ऐसी क्रियाएं जो अपने पीछे कोई प्रपोजिशन या कोई भी एडवर्बियल लगा लेती हैं तो वो क्रियाएं अपने मूल अर्थ को बदल देती हैं। सच वर्ब्स दैट टेक एनी प्रपोजिशन और एडवर्बियल बिहाइंड देम एंड चेंज देयर मीनिंग्स कंप्लीटली कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। क्या कहलाती हैं? मुहावरेदार क्रियाएं। मैं बहुत कम अंग्रेजी बोलता हूँ आजकल, है ना, बोलना भी चाहिए, फिर भी बोलता हूँ। समझ में आना चाहिए आप क्या समझ रहे हो, मेन चीज़ ये है। बट एन इंग्लिश टीचर शुड स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज वी लर्न बाय लिसनिंग। हम सबसे ज़्यादा सुनने से सीखते हैं और देखने से सीखते हैं। चलिए, व्हेन ही स्टॉप्ड मी, जबकि उसने मुझे रोक दिया, इन माई ट्रैक्स, मेरे रास्ते में ही। मैंने उसको तरीका ढूंढ रहा था कि इससे पूछूं तू अंग्रेजी कैसे जानता है इतनी अच्छी, तो उसने मुझे मेरे रास्ते में रोक दिया, मतलब बीच सेंटेंस में ही रोक दिया। बाय रिमार्किंग, टिप्पणी करते हुए, हाउ द बॉडी इज कवर्ड, शरीर किससे ढका हुआ है, इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कोई महत्व का नहीं है। मैं आदमी हूं, मेरा शरीर धोती कुर्ता से ढका हुआ है, कोई महत्व की बात नहीं है। कंपेयर, तुलनात्मक रूप से, विद हाउ द माइंड बिहेव्स, कि कैसे माइंड, दिमाग, मस्तिष्क बिहेव माने व्यवहार करता है। प्यारे बच्चों, ये बताता है कि दिमाग कैसे व्यवहार करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय किसके कि शरीर किससे ढका हुआ है। मैंने कपड़े क्या पहन रखे हैं, क्या अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनने से अंग्रेजी बोल सकते हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपका माइंड अच्छा व्यवहार करता है, इंग्लिश सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, चाइनीज सीख सकते हो, उर्दू सीख सकते हो, हिंदी तो जानते ही हैं हम सभी। चलिए पैरा चेंज कीजिए। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, ज़्यादातर यह बातचीत, वाज गोइंग ऑन माने जारी रही, वाइल जब आई वाज गिविंग हिम, मैं उसे दे रहा था, ए लिफ्ट मन एक लिफ्ट, इन द ट्रक मन ट्रक में मैं उसे बिठा रहा था। लिफ्ट का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को सेवा देते हैं। जब मैं उसे ट्रक में बिठा रहा था तो उस समय ज़्यादातर बातचीत चल रही थी, ट्रक में बैठा हुआ था, मेरी उससे बातचीत चल रही थी। आई हैड मैनेज्ड, मैंने प्रबंध किया था, टू गेट प्राप्त करने का, ए स्ट्रेट आंसर एक सीधा सा जवाब, आउट ऑफ हिम उससे, व्हेन आई आस्क्ड हिम जब मैंने उससे पूछा, वेयर ही वाज हेडेड फॉर कि वह कहाँ जा रहा था, एंड एज दिस इस पर टर्न आउट प्रतीत हुआ लगा, टू बी फिरोजगुड़ा कि वह कहाँ जा रहा था, फिरोजगुड़ा को जा रहा था। विच वॉज नॉट फार, जो फिरोजगुड़ा वॉज नॉट फार दूर नहीं था, ऑफ माई वे मेरे रास्ते से, फिरोजगुड़ा जो था वो मेरे रास्ते से दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे हैड इन्वाइटेड आमंत्रित किया था, टू होप इन बैठने के लिए। डियर स्टूडेंट, HOP होप माने उछलना कूदना, सेकंड फॉर्म होती है होप्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है होप्ड, और एक होता है HOPE होप मीन्स आशा करना,
इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म HOPED होती है। डबल P लगाने से वो होप उछलना हो जाएगा। इनवाइटेड हम उसे आमंत्रित किया, टू होप इन अंदर बैठने के लिए, अंदर कूदने के लिए, एंड ट्रेवल और यात्रा करने के लिए, इन कंपैरेटिव तुलनात्मक रूप से, कंफर्ट आरामदायक तरीके से, एट द एक्सपेंस माने खर्चे पर, ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश सेना के, क्योंकि ट्रक किसका था? ब्रिटिश सेना का था। तो ब्रिटिश सेना के खर्चे पर उस ट्रक में सवार होने के लिए मैंने उससे कहा था। पैरा चेंज कीजिए। वी सून हम जल्दी ही, रीच्ड पहुंच गए, हिज डेस्टिनेशन उसके गंतव्य स्थान पर। डेस्टिनेशन माने क्या होता है बच्चों? गंतव्य स्थान। नसीब भी होता है डेस्टिनी। वेयर अपॉन जहां पर ही थैंक्ड मी, उस वृद्ध व्यक्ति ने मुझको धन्यवाद दिया। वंस अगेन एक बार फिर, एंड सैड कहा, दैट ही वुड रिटर्न कि वह लौटा देगा, माई हैंडकरचीफ मेरे रूमाल को, आफ्टर इट हैड बीन क्लीन्ड इसको साफ किए जाने के बाद। उसने मुझे फिर से, उतरा था उस समय, फिर से मुझे धन्यवाद दिया और क्या कहा कि इसे साफ करने के बाद वह उसे लौटा देगा। नेक्स्ट टाइम अगली बार वी मेट जब हम मिलेंगे। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम मैं उससे पूछने ही वाला था। हाउ कैसे, ही प्रपोज्ड उसने प्रस्ताव रखा था, टू अरेंज व्यवस्था करने का, आवर नेक्स्ट मीटिंग हमारी अगली मुलाकात का। वहन जबकि ही डिडंट इवन नो वह जानता भी नहीं था, हु आई वाज, हु माने कौन, आई माने मैं, वॉज माने था, और विच पार्ट या कौन से भाग में, ऑफ द ह्यूज से पर कैंप माने इस विशाल सैनिक शिविर में, आई वाज इनमें रहता था। बट लेकिन बिफोर आई कुड बिगिन मैं पूछना प्रारंभ कर सकूं उससे पहले ही हैड फेडेड वह गायब हो गया था, इनटू द नाइट माने रात्रि में। प्यारे बच्चों, उसने फिर से अंग्रेजी में फिर से धन्यवाद दिया था और ये कहा था कि इस रूमाल को साफ करने के बाद वह लौटा देगा। मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा था कि भाई ये कैसे लौटाएगा, पूछा नहीं, पूछने वाला ही था, तब तक वो गायब हो गया था, रात के अंधेरे में चला गया था। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर, यहाँ आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कल बात करेंगे। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट टुमारो। I think you got this chapter or this story perfectly in your mind. Okay dears, इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। I wish you a bright future. Keep on working hard. Okay, thank you.